This ठीक है conference जी। will now be recorded. तो जनाब आज हमारा पहला सेशन है एसईओ का, और होपफुली आप लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीख के आ चुके हैं। ठीक है, सो 19 मई को आपका ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जस्ट अ क्विक इंट्रो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं भी अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो बस क्विकली आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, और उसके लिए आप लोगों ने माइक नहीं ओपन करना। आप लोगों के सामने जो चैट बॉक्स है उसके अंदर बस आप लोगों ने मेंशन कर देना है। अब आप लोगों ने क्या मेंशन करना है? अब यू नीड टू मेंशन योर नेम, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, और इसके अलावा आपका करंट प्रोफेशन है वो क्या है, और फिर उसके बाद वाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, तो जनाब ये आप सब लोगों ने बताना है। अच्छा, एक ही चैट बॉक्स के अंदर आप लोग एक ही मैसेज में मेंशन कीजिए। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपने नाम तो बता रहे हैं, नाम तो आप लोगों के वैसे भी लिखे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो नाम आप मेंशन ना करें, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका करंट प्रोफेशन, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाह रही हैं, और अभी अगर आपका कोई बिजनेस है ऑनलाइन तो वो कौन सा है, इस बारे में आप मुझे बताइए जी। अच्छा, आप अपने नाम ना बताएं, आप सिर्फ अपनी जो से ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, करंट प्रोफेशन, और बस ये 3 चीज़ें बता दें। आप लोगों के नाम मुझे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, तारिक साहब हैं जो कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अबरार अहमद हैं एमबीए किया हुआ है इन्होंने, और रऊफ़ हैं जी बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं, ज़बरदस्त है जी। मोहम्मद बिलाल हैं, एफएससी इन्होंने की हुई, कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिलाल अहमद हैं, एमबीए मार्केटिंग कर रहे हैं। कमर इकबाल साहब है, फॉरेस्ट ट्रेडर हैं। मरीम साहब हैं, डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं। शबाब साहब हैं, सिविल इंजीनियर हैं और अपनी नॉलेज पे इन्हेंस करना चाह रहे हैं। अजीज़ अनवर हैं, टेलीनॉर में काम कर रहे हैं। हारून साहब हैं जी, बीकॉम किया हुआ है और अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब्दुल समी हैं, इन्होंने मार्केटिंग की हुई है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मोहम्मद असदुल्ला हैं जी, अमेजोन यूके से रही है। मोहम्मद असदुल्ला, आप लास्ट सेशन में तो नहीं थे? इवन ईवी एंड अमेजोन यूके सेलर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिएगा मोहम्मद असदुल्ला, या आप मुझे, मैं अपना व्हाट्सएप यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आपने अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करनी है। ठीक है। अच्छा, उज़ैर उस्मानी साहब हैं जी, पीएचडी इन्होंने की हुई है माशाल्लाह जी, इस्लामिक बैंक, ओ ज़बरदस्त, अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी रन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती। उज़ैर उस्मानी साहब, आप भी प्लीज़ अपनी जो डिटेल है ना आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, फिर मरियम मुजफ्फर साहिबा हैं, बैचलर के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंटेंट राइटर हैं। अच्छा जी, मरियम मुजफ्फर, आप भी अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मरियम मुजफ्फर साहिबा हैं, आप भी मुझे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपने पास शेयर कर लूँगा। उज़ैर उस्मानी साहब, उज़ैर उस्मानी साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे? अच्छा जी, काशिम मंशा साहब हैं जी, ई कॉमर्स स्टोर अपना AK मॉडल पीके से रन कर रहे हैं, ज़बरदस्त। फिजान साहब हैं जी, MBA किया हुआ है, बैंकर हैं और एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती हैं। एनी शमीम साहिबा हैं, बैचलर इन्होंने किया हुआ है आर्किटेक्चर में, करंट प्रोफेशन आर्किटेक्ट एंड स्टैंड अप कॉमेडियन। अच्छा, ज़बरदस्त। आई वांट टू ग्रो माय प्रेजेंस ऑनलाइन ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ज़बरदस्त। अदिल मोहसिन है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और प्रोफेशनल स्किल्स को इन्हांस करना चाह रही हैं। सैम असलम है जी, MS उन्होंने किया हुआ है PM के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग टीम लीड हैं बिकॉज ही वांट्स टू रन हिज ओन बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, आई थिंक लास्ट सेशन में भी एक स्टूडेंट थे असदुल्ला के नाम से, और उनका भी आई थिंक अमेजोन के बारे में उनकी कुछ थी, अंडरस्टैंडिंग थी जी। नबीर साहब है जी, MBA और MPA किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, पैसे लेना चाह रहे हैं, लाएँ जी, लाइए ज़रूर लाएँ इंशाल्लाह। सादिया सरवर साहिबा हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं और फ्रीलांसिंग भी करना चाहती हैं। जाहिद अजीज हैं जी, यूफोन में एरिया डेवलपमेंट मैनेजर हैं। अवैस वकार हैं, A लेवल किया हुआ है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, एंड ही वांट्स टू लर्न न्यू स्किल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। निम्रा है यहाँ पे, MS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, स्टूडेंट है।
और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना चाहती हैं। सैयद उस्मान है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग है और ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। सलमान शाह साहब हैं जी यहाँ पे, विदा शाहमीर हैं यहाँ पे, किसा मिर्ज़ा हैं, बैचलर इन्होंने किया मीडिया साइंसेज के अंदर, और कंटेंट स्पेशलिस्ट इन दाऊद हरकुलस ग्रुप, ज़बरदस्त ही बेहतरीन। ठीक है। अच्छा किसा मिर्ज़ा, आप भी मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, अपनी डिटेल आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। खिजर खान साहब हैं जी, बीबीए मार्केटिंग किया हुआ है, COEN होम फर्नीचर ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा ये आपकी अपनी कोई वेबसाइट है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आप भी अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आकिब भट्ट हैं जी यहाँ पे, FSC के स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं। और इसके अलावा इजाक विलियम हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं जो कि USA के क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग को वो ऐड करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त है जी, वेरी गुड। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया है। ओके जी। इंटर किया हुआ जी SS साहब ने, और फ्रीट एंड फॉरवर्डिंग बिजनेस के अंदर है। मेरा नाम है जी बासित। आई होप, मुझे था कि शायद मोस्टली स्टूडेंट्स को मेरा नाम पता होगा, बट एनी होप मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ जी, बासित मेरा नाम है। अदील, अदील मोहसिन इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोफेशनल स्किल्स हैं जी, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक्सेलसियर हैं, FCFMA में प्रैक्टिसिंग एंड न्यू बिजनेस अपना रन करना चाह रहे हैं। मुस्तफा अब्दुल रहमान, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। ज़बरदस्त। currently owner of startup of Eva NA Farm. Zabardastly growing and trading innovation agriculture technologies in Pakistan. Zabardast. So I can expand my market share in an area that is very untapped in the agriculture. ठीक है। ज़बरदस्त है जी, बेहतरीन है, वेरी गुड। ओके जी। उज़ैर उस्मानी साहब लाहौर से हैं। उज़ैर साहब मैं भी लाहौर से ही हूँ। ठीक है। मोहम्मद कलीम साहब हैं जी, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अफीफ़ा असलम हैं जी, यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्होंने किया हुआ है। असद साहब है जी, अपनी फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। खलीक कैसर भुट्टा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हैं इन प्रोजेक्ट्स। अच्छा खलीक कैसर साहब, ये आप ना मेरे साथ भी अपना वो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा एक क्लाइंट है जो कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर है वो। ठीक है। तो आप मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। साद उस्मान साहब है जी, यहाँ पे इन्होंने BScs किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में, डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके जी। और सैयद अली काविश चिश्ती हैं जी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने BBA किया हुआ है, और अभी डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स स्टोर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा कहीं में जी इन्होंने B.Com किया हुआ है। ओके जी, ज़बरदस्त। अच्छा अर्शद, आप यार अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप ही इज़ वर्किंग ऑन अमेजोन। ठीक है। आप यार अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और साथ में ये आप जो भी अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं, वो साथ में अपना जो करंटली जो प्रोफेशन है वो भी मेरे साथ थोड़ा डिटेल में मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। जवाद साबिर है जी, MBA ने किया हुआ है, ऑनर ऑफ अ क्लोथिंग शॉप एंड और डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपनी इंक्रीज को सेल करने के लिए। बहुत अच्छा आइडिया जी। अब तो ये कोरोना की वजह से ई-कॉमर्स का जो ट्रेंड है ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। बल्कि मैं वो कल परसों एक रिपोर्ट भी देख रहा था कि लास्ट 10 ईयर्स में एक ग्रोथ, और उसके बाद लास्ट 8 वीक्स का बड़ी एक स्टीप जॉनसन है ग्रोथ आई है। ठीक है। स्टीप स्लोप बनी नजर आ रही है। एक इतनी तेजी से जॉनसन है वो डिजिटल ट्रेंड ऊपर गया है कोरोना की वजह से। सलमान शाह साहब भी जी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं और अर्निंग करना चाह रहे हैं। आकिब भट्ट हैं जी, FSC स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं। सलमान शाह साहब हैं जी। वलीद शेख है जी, 16 ईयर्स इनकी एज है माशाल्लाह, और स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करना चाह रहे हैं। साद उस्मान है जी, BSc उन्होंने किया हुआ है, और अपना बिजनेस जनाब वो करना है, कर रहे हैं, अपना ब्लॉग भी रन कर रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं, और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। किस नाम से आपका यूट्यूब का चैनल है, ये आप बताना पसंद करेंगे? आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, यूट्यूब का चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, इस बारे में अगर आप शेयर करना चाहें।
अफीफ़ा असलम है जी, डिजिटल मार्केटर बनना चाह रही हैं। अहमद अवान है, कराची से हैं, एफएससी की है उन्होंने और डिजिटल मार्केटिंग में करियर ग्रोथ करना चाहते हैं। ताहिदा अली शाह, बीएससी इन्होंने की हुई है कॉमर्स में, 4th सेमेस्टर में हैं और डिजिटल स्किल्स लर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। रज़ा मुस्तफ़ा हैं जी, प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर है, प्रोग्राम मैनेजर है, इन्हीं फॉर्चून वन। ओ ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। रज़ा चौधरी साहब, किस कंपनी में आप हैं? फॉर्चून 100 कौन सी कंपनी है जहाँ पर आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, अगर आप बताना चाहें तो? और वहाँ पर वो प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर है। ज़बरदस्त। मोहम्मद नान है जी, एमएससी उन्होंने किया हुआ है, बिजनेस अपना कर रहे हैं और आईटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ठीक हो गया। मेरे साथ नान साहब अपनी व्हाट्सएप डिटेल आप शेयर कीजिएगा। अब्दुल समद हुसैन, ही वांट्स टू सेल हिज ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज। अब्दुल समद यार, आप भी अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करो, मुझे भी ऐसे बंदे चाहिए होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मुझे ऑन और ऑफ जरूरत पड़ती रहती है, तो आप अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ताइदर अली शाह साहब हैं जी यहाँ पे, ठीक हो गया। शुएब सजा साहब झंग से हैं। अब्दुलरहमान है जी, बीएससी उन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है जी, ठीक है जी। बिलाल साहब, अच्छा जी, बिलाल साहब ने जो है ना मेरी ऑनलाइन वो उठाई है प्रोफाइल और वो मेरे साथ शेयर कर दी है। ठीक है। अच्छा जी, शुएब सज्जाद साहब हैं जी, क्वालिफिकेशन एमबीए इन्होंने किया हुआ है। फ़हीम अहमद हैं जी, कराची से, वर्किंग इन अ बैंक और फ्रीलांसिंग और बिजनेस कर रहे हैं एज फुल टाइम करियर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। आकिब भट्ट हैं और इसके अलावा खलीक कैसर भुट्टा। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। खलीक कैसर भुट्टा साहब ने 25 ईयर्स कुवैत में काम किया है, 12 ईयर्स सऊदीया में काम किया, गुजरावाला से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, आप शेफ जी अपनी डिटेल ना आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? उसामा गफ्फार हैं। रज़ा चौधरी हनी वेल इंटरनेशनल में काम करते हैं। ठीक है, ओके, चलें, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मोहम्मद अब्दुलरहमान हाशमी साहब हैं जी, जो कि स्टूडेंट हैं। कमर इकबाल हैं, साद उस्मान है यहाँ पे। पाकिस्तान यूथ ग्लोब, ठीक है। यार ये साद उस्मान, आप अपना ये जो है ना डिटेल मेरे साथ शेयर करें और आपका ये जो ब्लॉग है ये इसका भी यूआरएल मेरे साथ शेयर करें। और आप में से कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है मेरा जो कि ब्लॉगर है? अगर किसी का कोई ब्लॉग है तो वो मेरे साथ मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? अच्छा जी, तो जनाब ये आप सब लोगों के इंट्रोडक्शन हो गए, ठीक है। माशाल्लाह इस वक्त 67 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन है। अब मैं थोड़ा सा मेरा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जी। मेरा नाम बासित रहमान है, मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और आई स्टार्टेड माई करियर। जी, अवैन साहब आपका क्या नहीं है? आपको अहमद अमान, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, अवैम अहमद जी, अवैम अहमद क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। अच्छा, आपका, अच्छा एक जिनका मुझसे मिस हो गया उसके लिए आई एम सॉरी। माशाल्लाह स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके वो चैट के अंदर मेंशन हो रहा था, तो मे भी अगर किसी स्टूडेंट का मिस हो गया तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है? वो मैं नहीं कर सका, ठीक है? जितना मैक्सिमम हो एक्सक्यूज मी सका वो सर, मैंने बता दिया, ठीक है जी। जी एक्सक्यूज मी। मोहम्मद जमान, जी मोहम्मद जमान जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो।
जी जी जी, ऐसा है बोलिए। कि हाँ, माजरत चाहता हूँ इंटरप्ट किया। ये हमने अब तक वेबसाइट का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, वेबसाइट वेबसाइट क्रिएशन का, ठीक है ना? हम्म, तो आप क्या ठीक है। समझते हैं, ये हम कर सकेंगे? ये SEU, वैसे भी मैं हाँ जी बिगनर हूँ। जी, इंशाल्लाह आप कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी आपका जो वर्डप्रेस जो स्टार्ट होना है ना, वो आपका जी हाँ। स्टार्ट होना है तकरीबन कोई 5th लेक्चर में जाके, ठीक है? अच्छा। तो फर्स्ट 4 लेक्चर्स जो हैं वो आपके उसके बगैर हैं। तो तब तक इंशाल्लाह आप एसईओ वर्डप्रेस में अच्छी खासी चीज़ें सीख चुके होंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम लोग टीम्स में, क्या कहते हैं, सॉरी, प्लगइन्स में। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, अब आवाज़ कुछ क्लियर हुई है? चलें, ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। मेरा नाम बासित रहमान है और मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैंने 2009 में अपना करियर स्टार्ट किया था ज़मीन डॉट कॉम से और वहाँ पर मैंने जो है वो 2 ईयर्स मैंने वर्क किया एज़ एसईओ स्पेशलिस्ट। फिर ज़मीन के बाद ई-टेक्स वाले कंपनी थी, वहाँ पर मैंने 1 ईयर काम किया और उस कंपनी में मैं उनकी एसईओ डिजिटल मार्केटिंग दे रहा था। दैट वाज़ यानी कि एक सॉफ्टवेयर हाउस था जिनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर रॉकेट इंटरनेट जो कंपनी है, उसमें मैंने काम किया। रॉकेट इंटरनेट जो है बेसिकली दिस इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ दराज डॉट पी के। केमू डॉट पी के एक उनकी वेबसाइट होती थी जो कि अब दराज में मर्ज हो गई है। फूड पैंडा, लमूडी, कारमूडी, ठीक है, ये जितने भी वेंचर्स थे ये रॉकेट इंटरनेट ने पाकिस्तान में लॉन्च किए थे। तो आई वाज अमंग द फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ रॉकेट इंटरनेट, ठीक है। जी हाँ, केमो और दराज जो था ना, ये सेम ही चीज़ थे क्योंकि उन दोनों के पीछे पेरेंट कंपनी एक थी, ठीक है। तो जब अली बाबा ने जब एक्वायर किया दराज को तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि यार केमू का ख़त्म कर दें, या केमू को ख़त्म कर दें या दराज को ख़त्म कर दें। तो उन्होंने अल्टीमेटली फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि यार हम दराज को ख़त्म नहीं करते, हम केमू को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो केमू को फिर उन्होंने मर्ज कर दिया था दराज के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर रॉक इंटरनेट ग्रुप में मैंने 4 ईयर्स मैंने काम किया हुआ है। फिर उसके बाद ओरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपनी, वहाँ पर मैंने एज डिजिटल मार्केटिंग हेड काम किया है। उनकी एसईओ, सोशल मीडिया, उनकी डिजिटल मार्केटिंग, उनकी प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मैंने उसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। फिर इसके अलावा लाहौर में एक फूड डिलीवरी कंपनी है चीते लॉजिस्टिक्स के नाम से, जो कि फूड पैंडा की डायरेक्ट कंपेटिटर है। वहाँ पर मैंने एज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट तकरीबन 1.5 साल काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, मैंने कई स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम किया है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है, मैंने यहाँ के लोकल कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। आजकल जो है मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, डिजी एक्सपर्ट्स के नाम से मेरी ये एजेंसी है, ठीक है जी। और जहाँ पर मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और लोकल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। 10 साल तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने जॉब की है, 10 साल नहीं तकरीबन 9 साल, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अब मैं जो है ना वो अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं जिनके वेंचर्स में भी मेरा शेयर है। तो यानी कि कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं कई कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी डिजिटल एजेंसी और आईडी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, ठीक है। सो ये जनाब मेरा एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इंशाल्लाह जनाब हमारा एसईओ का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना करियर, आई स्टार्टेड माय करियर एज एसईओ और फिर उसके बाद ग्रेजुअली अदर एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी तरफ भी मैं मूव कर गया। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में सबसे अच्छी बात जो है ना वो मुझे ये लगती है कि इसमें आपके लिए जो है ना वो लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। लर्निंग तो है ही लेकिन उसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने अपना एमबीए जो है वो मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया था। ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उसमें मैंने अपना एमबीए किया था। बट ड्यूरिंग माय एमबीए मैंने ज़मीन डॉट कॉम कंपनी को ज्वाइन किया और फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, ये ज़्यादा मज़े की फील्ड है। तो वहाँ पर जो है वो फिर मैंने जो था मैं फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ नहीं गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही रहा। और अब मैं देख रहा हूँ कि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो बंदे हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता MBA वाले वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज कंपनीज जो सी हैं वो अब ये रिक्वायर कर रही हैं कि हर बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की नो हो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट नो अबाउट डिजिटल देन गो होम। अगर आपको डिजिटल के बारे में नहीं पता तो भाई घर जाके बैठिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा साद उस्मान, आप क्या कह रहे हैं? आप तो ओके जी, ठीक है। तो ये जनाब जोन से है ना, वो मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो बात कर रहा था ना, इसके अंदर आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से, ये जस्ट मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें चाहें तो आप यू कैन अर्न बाय डूइंग सम जॉब। आप अगर आपको अच्छी स्किल है, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप फ्रीलांसिंग कर लें, ठीक है। फ्रीलांसिंग में ये है कि फ्रीलांसिंग में जॉब से ज़्यादा पैसा है, उसमें आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और जो है वो आपके पास लिबर्टी ज़्यादा होती है, आप अपने क्लाइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपना कोई सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट कर लें, आप कोई अपनी डिजिटल एजेंसी आप लॉन्च कर लें और आप लोगों को जो है ना वो सर्विसेज देनी शुरू कर लें, ठीक है। और और तीसरी जो सबसे अच्छी जो ऑप्शन है ना, वो है जी प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। दिस इज दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है ना, वो है जी प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस ये है कि आप अपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट, अपने कोई ई कॉमर्स साइट, अपना कुछ भी आप जो है वो आप लॉन्च करें, ठीक है। शुरू में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में आपको उसको रेवेन्यू मॉडल में लेके जाने में अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बट वंस आपका वो बिजनेस चलना शुरू हो जाता है तो वो आपके लिए एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम जो से ना वो आप लोगों के लिए जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बिजनेस जो से अब मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ कि मेरे लिए जो मेरा जो फेवरेट है ना, वो है जी प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3-4 वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। 3-4 ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है जिनमें मेरी पार्टनरशिप है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उनका डिजिटल एंड देखता हूँ, मैं उनकी एसईओ देखता हूँ, ठीक है। वो वेबसाइट रैंक कर रही है और वहाँ से बिजनेस जनरेट हो रहा है, और जो ऑर्डर जो जनरेट होते हैं वो मेरा, अगर कोई लेट्स सपोज मेरा कोई पार्टनर है जिसकी कोई शॉप है, उसके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, या वो बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, तो वो बाकी सारी चीज़ें ऑफलाइन डिलीवरी सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, मैं सिर्फ डिजिटल की चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस फील्ड में आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना कोई सर्विस बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं, आप लोग अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब अपना काम नहीं भी था तब भी मैं फारिग नहीं बैठा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई जॉब क्विट कर दी, जब अचानक जो था वो, जब अली बाबा आया तो केमो खत्म हो गया, ठीक है, उसका मैं कुछ जॉबलेस हो गया। बट उस टाइम में भी मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे थे, मेरे पास फ्रीलांसिंग का वर्क आ रहा था। तो इसकी ब्यूटी ये है कि इवन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो फारिग नहीं बैठता, ठीक है। वो जॉब कर लेगा, अगर उसके पास जॉब नहीं है वो फ्रीलांसिंग का काम करेगा, अगर वो फ्रीलांसिंग नहीं है वो अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा के उसके ऊपर काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, और ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आप लोगों को आने वाले वक्तों में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अ, अब जनाब थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को मजीद बता देता हूँ। अच्छा, आज का जो लेक्चर ना उसमें यार मैं आप लोगों के साथ ना कोई कुछ फंडामेंटल किस्म की चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हों जो कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। जिन लोगों को पता है, ठीक है, वो उनके बड़ी अच्छी बात है, उनकी नॉलेज रिफाइन हो जाएगी। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो फंडामेंटल चीज़ों के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार सब स्टूडेंट्स का एक ही लेवल आ जाए, ठीक है। जिनको पता होगा इन चीज़ों का वो थोड़ा सा मेरी बातों को पेशेंस से सुन लीजिएगा, ठीक है, उनकी नॉलेज डिफाइन हो जाएगी। और जिनको नहीं पता उनके लिए डेफिनेटली फिर लर्निंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग डिजिटल क्यों कहते हैं? जी, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग भी तो कह सकते हैं, हम लोग इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यूजली हम लोग ये जो डिजिटल का जो वर्ड है ये क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या रीजन होती है? जी जी मुझे बताइए। हम यूजली जो है ना ये डिजिटल की जो टर्म है ये क्यों यूज कर रहे होते हैं? सर इसमें डिजिटल मीन्स यूज होते हैं मार्केटिंग के लिए। ओके फाइन, ठीक है। डिजिटल मीन्स का मतलब क्या है? डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया से क्या मुराद है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस पे चलता है और वो जैसे प्रिंटिंग नहीं इसमें यूज होती। हाँ जी, लाइक जिस तरह आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस है ना जिसमें आपका डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में 0-1 की फॉर्मेट के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर हो रही है। तो डिजिटल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं? आपके लैपटॉप्स, आपके टैबलेट्स, आपके स्मार्टफोन्स, ये सारे के सारे आपकी डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है। क्या टेलीविजन भी आपकी एक डिजिटल डिवाइस है? जी, क्या टेलीविजन एक डिजिटल डिवाइस है? नहीं, वो डिजिटल डिवाइस नहीं है, वो एक एनालॉग डिवाइस है। वो उसके अंदर डेटा जो है ना वो उस फॉर्मेट के अंदर बाइनरी फॉर्मेट के अंदर मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? जी, सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टीवी वगैरह पे जो एड्स होते हैं वो होते हैं, और आप जो सोशल मीडिया और आप इंटरनेट का यूज़ करके एड्स वगैरह जो पब्लिश करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। सही हो गया। अच्छा, ये जो जो डिफरेंस है ना ये तो हर किसी को पता है कि लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग न्यूज़पेपर, क्लासिफायर, बिल बोर्ड्स, टीवीसी एड्स, ये सारी की सारी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग है जो कि डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर है, लाइक फेसबुक, इंस्टा, एसईओ, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी की सारी आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। बट मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ जो कि आप सबको पता होना चाहिए, एमबीए बैकग्राउंड के लोगों को पता होगा। एक होती है जी आउटबाउंड मार्केटिंग और एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग। ये मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज आउटबाउंड मार्केटिंग, व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? सर मैं बताऊं? जी जी बता दें। सर इनबाउंड मार्केटिंग ये होती है कि जब कस्टमर आपके जो मार्केटिंग प्लेस पे आएगा तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके उसके अपना जो है आपकी मार्केटिंग होगी। और आउटबाउंड मार्केटिंग ये होती है कि आप उससे आगे कोई लीड जनरेशन करेंगे ताकि वो आप उसको बाद में अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सर मैं बताऊं जी इसको थोड़ा? जी आप बता दीजिए। सर मेरे लिहाज से ये है कि एक चीज में कस्टमर आपके पास आएगा और एक चीज में आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। कि आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर के पास जाते हैं और इनबाउंड मार्केटिंग में कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स में आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखें, आउटबाउंड की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने जनाब कोई टीवीसी ऐड रन किया। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई भी है, लाइक हमारे पास ही लेडीज की लाइक उनसे लंडन एक ब्रांड है, ठीक है। वो जनाब अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज। अच्छा, उनसे लंदन जो लेडीज का जो शूज का जो ब्रांड है, ठीक है, उन्होंने अपना लेट्स सपोज टीवीसी ऐड चला दिए, ठीक है। अच्छा, टीवीसी ऐड चलाया, उस टीवीसी ऐड को 10 मिलियन लोगों ने देखा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि उनसे लंदन के जो बिल बोर्ड्स हैं या जो टीवीसी ऐड हैं जिसे 10 मिलियन लोगों ने देख लिया है, क्या वो सारे के सारे उनसे लंदन के पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं? नो सर। जी, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखें, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, लाइक उनसे लंदन आई थिंक प्राइमरीली हाँ ये जेंट्स और लेडीज दोनों में डील करता है, लेकिन उनकी एक खास एज रेंज होगी, ठीक है, जो कि उसके टारगेट ऑडियंस होंगे। फिर हर बंदा जो उनसे ना वो उनसे लंदन को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर लोगों की अपनी चॉइसेस भी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ लोगों ने आपके उस एड को देखा है तो उसमें से हार्डली 10 मिलियन का मे बी शायद 20% हार्डली लोग होंगे जो कि आपके टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 80% लोगों को जो आपने अपना ऐड दिखाया वो तो इररेलेवेंट है, उनको आपको ऐड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग जितनी भी है ना, चाहे आपकी टीवीसी एड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, आपका प्रिंट मीडिया है जितना, न्यूज़पेपर्स, क्लासिफाइड एड्स, ठीक है, स्टैंडीज, पम्फलेट्स, स्टैंडीज, ये सारा कुछ जो है ये इसके अंदर क्या होता है, आप अपना जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं।
लेकिन आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है ना उसमें से बड़ी नैरो डाउन सी होती है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग। जबकि दूसरी तरफ आपकी होती है जी इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसके अंदर आप लोग अपना ऐड दिखाते ही उन लोगों को हैं जो कि आपके टारगेटेड कस्टमर हो सकते हैं। लाइक अगर उनसे लंदन के लिए अगर मैं कोई फेसबुक मार्केटिंग की कैंपेन रन करता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया को, तो आपको पता चलेगा कि जब आप वहाँ पर अपना कोई ऐड रन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप किस टारगेट एरिया को सेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप किस एरिया के लोग आपके ऐड को देखें। आप वहाँ से जेंडर सेट कर सकते हैं कि जी अच्छा आपका जो ऐड है वो सिर्फ फीमेल्स को नजर आए, तो वो सिर्फ खवातीन को आपका ऐड नजर आएगा। आप उनकी एज रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा यार सिर्फ 18 से 35 की एज की जो खवातीन है वो मेरा ऐड देखें। तो ये ऑप्शन आप डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक में आप सेट कर सकते हैं या अदर मीडियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में। फिर आप चाहें कि उनकी कोई फाइनेंशियल कोई इकोनॉमिक कोई स्टेटस हो, हर बंदा उसे लंदन को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो चीज़ भी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जी इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में आप अपना ऐड बहुत ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं लेकिन आपका जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। जबकि इनबाउंड मार्केटिंग में आप लोग अपना ऐड दिखाते ही उन लोगों को हैं या आप लोग मार्केटिंग ही उन लोगों को करते हैं जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। इसमें आपकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ से आप लोगों को टारगेटेड जो यानी कि जो है ना पॉपुलेशन मिलती है, टारगेटेड कस्टमर्स मिलते हैं। आप लोगों को यहाँ से टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है, टारगेटेड कस्टमर्स मिलते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जो है ना वो दूसरे भी एड्स वगैरह रन कर रहे होंगे, अपना दूसरे मॉड्यूल्स को भी आप लोग स्टडी करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जो फोकस है वो कभी भी ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाएं। हमारा फोकस होता है कि हम लोगों ने जो बिल्कुल जो टारगेटेड जो लोग हैं उनको हम लोगों ने अपना ऐड दिखाना होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नंबर मैटर नहीं करता, इसमें रेलेवेंसी मैटर करती है, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान में एक बड़ा डिफरेंस है। फिर इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना वो मेजरेबल नहीं है, ठीक है। उसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए बेंचमार्क वगैरह आप लोग सेट कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि अच्छा यार टीवीसी ऐड चलाया था तो उसके बाद इतनी सेल जनरेट होगी और उससे पहले इतनी सेल थी, तो ये जो इंक्रीज जो आया है ये टीवीसी ऐड की वजह से हो सकता है। बट आप ये नहीं मेजर कर सकते कि अगर आपने कोई टीवीसी का ऐड रन किया उसे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसे देख के, कितने लोग शॉप पर गए, कितने लोग उस ऐड से इंस्पायर होकर उन्होंने परचेजिंग की, ये नहीं आप जनाब बता सकते। जबकि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है डेट इज़ हाईली मेजरेबल। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोग बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि जी आपका कोई ऐड था, उस ऐड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, और कितने लोग वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, और उसके बाद कितने लोगों ने आपसे वो ट्रांजैक्शन की, कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐड देखा है, कितने लोग हैं जो कि रिपीट कस्टमर हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा डेटा बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग में मेजर कर सकते हैं। फिर उसी के साथ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो ये भी आता है कि ये जो है ना ये दिस इज हाईली कॉस्टली, ठीक है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मीडियम ऑफ मार्केटिंग है, इसके लिए आपके पास अच्छा खासा बजट आपको चाहिए होता है। तो ये आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना ये तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जबकि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है दिस इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। और ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि आप लोग अपना ऐड दिखाते ही बहुत थोड़े से लोगों को है और वही लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उससे आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI वो डिजिटल का बहुत अच्छा होता है। यही वजह है कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता नाउ दे आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। इवन जो बड़ी टेलको कंपनीज, वो बड़ी कंपनीज जो कि पहले अच्छा खासा पैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर रही थी, अब वो भी जो है ना अपनी स्पेंडिंग वो कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। और वो क्यों स्पेंडिंग कर रही हैं? क्योंकि यहाँ से उनको ज़्यादा रेलेवेंट ऑडियंस मिल रही है, यहाँ से उनको ज़्यादा रिजल्ट जनरेट हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब दोनों के बारे में एक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है।
अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स कौन कौन सी, सबसे पहले जी आपकी एसईओ, फिर उसके बाद आपकी एसईएम है, फिर आपकी एसएमएम है, फिर आपकी ईमेल मार्केटिंग है, और फिर आपकी एसएमएस मार्केटिंग है। ठीक है जी, ये आपके आ गया। एसईओ को हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर स्टडी करेंगे। एसएमएम स्टैंड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी आप लोग करेंगे स्टडी। व्हाट इज एससीएम? एससीएम मुझे कोई बता सकता है एससीएम क्या चीज होती है? सर्च इंजन मैनेजमेंट। जी, इसके अलावा ये होती है जी आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया जी अच्छा जी, जब ये ने यहाँ पे सर्च किया, मैंने यहाँ पे गूगल में आके सर्च किया जी रेंटा कार। ठीक है, अच्छा रेंटा कार सर्च किया तो ये देखिए ये जनाब मुझे यहाँ पे ये ऐड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मुझे एक रिजल्ट नज़र आ रहा है, इसके साथ लिखा हुआ है जी ऐड। ठीक है, ये जो ऐड है दिस इज द पेड ऐड। ठीक है, इस ऐड के लिए इस कंपनी ने यहाँ पर गूगल को पैसे पे किए हैं। ठीक है, और वो कैसे पे करते हैं, वो गूगल एड्स का एक गूगल का अपना प्रोग्राम है, इसको जाके आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। गूगल एड्स का जनाब ये एक फीचर होता है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग जाते हैं और आप गूगल में जाके अपने पेड एड्स रन कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने नोट किया कि यार गूगल जो से इतनी बड़ी कंपनी है वो पैसे कहाँ से कमाता है? तो गूगल असल में जनाब जी जो पैसे हैं ना वो इन्हीं एड्स के थ्रू कमाता है। ठीक है, तो ये जनाब गूगल की एड्स वगैरह होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उस्मान साहब, बिल्कुल यहाँ पर गूगल मर्चेंट स्टोर बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान में भी अभी आया है, रिसेंटली आया है। अभी तक मैंने किसी कंपनी को नहीं देखा, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने दराज को देखा है गूगल मर्चेंट के ऊपर एड्स रन करते हुए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ये जो पेज, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ये वाला जो पेज नज़र आ रहा है इसे सर्च टेक्निकल लैंग्वेज सर्च रिजल्ट्स। नहीं, इसको कहते हैं जी SERP। SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ये SERP वाली जो एब्रीविएशन है ये अक्सर आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग ऐसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्लॉग्स वगैरह या कुछ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो सुन के कंफ्यूज नहीं होना। SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ सर्च किया है गूगल में तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पेड रिजल्ट नजर आएंगे, वो अप टू 4 आपको नजर आ रहे हैं नजर आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 4 नजर आएंगे, 4 से ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ये वो रिजल्ट्स होते हैं जिनके लिए कंपनीज ने गूगल को पैसे पे किए होते हैं। और ये असल में ये जो पैसे जो पे किए होते हैं ये असल में PPC मॉडल के ऊपर किए होते हैं, यानी कि वो ये नहीं होता कि जी ये जो कंपनीज हैं ये वो कोई मंथली पैसे पे करती हैं, बल्कि वो होता है जी पीपीसी मॉडल के ऊपर पैसे पे कर देते हैं। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक यानी कि जितने लोग, अब ये देखिए लाइक ये वाला जो ऐड है इस पर जाके जनाब मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब चाहे मैं यहाँ पे जाके मैं रेंटा कार में रेंट पे लूँ ना लूँ, मैं ट्रांजेक्शन करूँ ना करूँ, लेकिन गूगल ने इस क्लिक की वजह से इस कंपनी के पैसे काट दिए। ठीक है, तो हमने जो है ना इस कंपनी का एक खर्चा करवा दिया। ठीक है, हमने उसके पैसे कटवा दिए। ठीक है, तो ये जनाब होते हैं जी पे पर क्लिक वाला मॉडल होता है, इसे पीपीसी मॉडल कहते हैं, पीपीसी एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी एससीएम के अंदर या पीपीसी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोकल रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद ये रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके एसईओ के रिजल्ट्स होते हैं। इन रिजल्ट्स के लिए कंपनीज ने गूगल को पैसे पे कुछ नहीं किए, कुछ भी पे नहीं किया, इवन एक सिंगल पैनी भी गूगल को पे नहीं किया। ये प्योरली एसईओ के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और इनको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है जी? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा इनको ऑर्गेनिक हम लोग क्यों कहते हैं, उसकी क्या रीजन है, ये मुझे कोई बता सकता है? सर क्योंकि ये पेड नहीं होते। जी, लेकिन हम्म, ऑर्गेनिक का वर्ड हम लोग
क्यों यूज करते हैं? ऑर्गेनिक का वर्ड सर हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये अपनी एफर्ट के बलबूते पे ही यहाँ तक आई होती हैं, कोई शॉर्टकट के जरिए यहाँ पर नहीं आए होते। ठीक है, सर ऑर्गेनिक का इसमें मतलब चेन बनती होगी, चेन बनती होगी। ये ओवर द पीरियड ग्रो हुए होते हैं, इस वजह से इसको हाँ ऑर्गेनिक कहते हैं। बिल्कुल। देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। तो जैसे कोई चीज नेचुरली ग्रो करती है, जैसे कोई पौधा होता है आप लगा दें तो वो नेचुरली अपने टाइम के साथ वो ग्रो करता है। इसी तरीके से ये जो रैंकिंग्स हैं ये ऑर्गेनिकली इन्होंने ग्रो किया होता है, इन्होंने नेचुरली ग्रो किया होता है, ठीक है। वो ये नहीं होता कि जी आज आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे स्टार्ट किया है तो अगले दिन उसके ऊपर ट्रैफिक जो है ना वो इंक्रीज होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बल्कि इट टेक सम टाइम, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करने में आने में आपको टाइम लगता है जिस तरह एक पौधे को ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है। इस वजह से इन्हें ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स कहा जाता है। और ये ऐसे में जो ग्रो करते हैं ये करते हैं जी गूगल के एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। गूगल का जनाब अपना एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो वो जो एल्गोरिदम जोन सा होता है ना, बल्कि यानी कि वो जो एल्गोरिदम जोन सा होता है वो उसके थ्रू गूगल आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी वेबसाइट को कौन से पेज के ऊपर रैंक करना है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया जी रेंटा कार इन लाहौर, तो हो सकता है कि लाहौर में कोई तकरीबन 1000 कंपनीज हो जो कि रेंटा कार की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट पेज के ऊपर कितने रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं? फर्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 रिजल्ट्स नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहले पेज के ऊपर जो वेबसाइट जो रैंक कर रही होंगी, मोस्टली जो लोग हैं रेंटा कार सर्च करने वाले वो उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। अगर आप रेंटा कार के ऊपर दूसरे पेज पे रैंक कर रहे हैं, तीसरे पे कर रहे हैं, 10वें पे रैंक कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट ही कोई नहीं होगा, वहां से आपको ट्रैफिक कोई नहीं आएगी। आपको बेनिफिट उस वक्त होगा, उसी सूरत में होगा जब आप गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है अगर आप लोग गूगल की रैंकिंग के ऊपर इफ यू आर ऑन दी फर्स्ट रैंकिंग, ठीक है। चलें ये खैर ऐसे करता हूँ मैं आप लोगों को ना, ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो ये SERP मैंने आप लोगों को बता दिया, SCM बता दिया, PPC बता दिया, ठीक है। और अब जो है ना मैंने अब आप लोगों को बताना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, ठीक है। आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब मैं आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। कौन कौन से 2 वर्ड्स है जी? एक है जी सर्च इंजन एंड द अदर वन इज दी ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय सर्च इंजन? ये सबको क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो कि सर्च इंजन क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो मुझे यस सर। फ्रैंकली बता। जी जी ओवैम साहब, सर्च इंजन जो होते हैं कि लाइक आप गूगल इंटरनेट के ऊपर आप जाएं तो इंटरनेट पर जाके आप अपनी मर्जी की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट पे तो उसके लिए हम लोग सर्च इंजन्स को यूज करते हैं। तो दुनिया के जो बड़े बड़े जो सर्च इंजन है वो कौन कौन से? हमें सबसे बड़ा जो है इसका गूगल है। गूगल को हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में वेबसाइट मौजूद है। तो अब अगर हम लोग अपनी मर्जी का डेटा वहां से कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई इंजन होना चाहिए जहाँ से जाके हम लोग अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग ये सर्च इंजन को यूज करेंगे। दुनिया के जो बड़े सर्च इंजन हैं उनमें गूगल है, याहू है, बिंग है, रशिया का सर्च इंजन है यैंडेक्स, चाइना का बेडू है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सर्च इंजन हैं, लेकिन दुनिया में तकरीबन 98% सर्चिज का जो शेयर है वो इस वक्त गूगल के पास है। तो गूगल इज अ बिग जाइंट और गूगल जो है ना वो अपनी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस यूज कर रहा है। तो जब भी हम लोग एसईओ की बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग गूगल एसईओ की बात करते हैं, ठीक है। गूगल में हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी सर्च इंजन हैं एक तो उनका शेयर बहुत कम है, दूसरा ये कि वो बड़ी गूगल के मुकाबले में काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल इज यूजिंग दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब वगैरह जैसे हम अगर कोई कुछ भी सर्च करते हैं तो वो यूट्यूब के लिंक्स जो शो कर रहा होता है, तो गूगल से पैसे ले रहा होता है यूट्यूब वालों से इस चीज़ के जी यूट्यूब के एड्स के? इस क्वेश्चन को कौन रिप्लाई करेगा? सर मैं करूं? जी जी
सर यूट्यूब जो है वो गूगल ने ही ऑन किया हुआ है, गूगल की ही एक कंपनी यूट्यूब। जी, यूट्यूब इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वीडियो रन करते हैं तो आपको वहाँ पे एड्स नज़र आते हैं। वो वाले जो एड्स हैं, दोज एड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क या गूगल ओके एड्स, वो भी गूगल एड्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ओके यहाँ से जो अर्निंग हो रही है वो सारी की सारी गूगल के ही खाते में जा रही है। सही। अच्छा जी, ये हो गया। अब जनाब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, एसईओ सर्च इंजन मैंने आप लोगों को बता दिया। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था ना वर्ड, तो सर्च इंजन तो आप लोगों को पता चल गया। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना क्या होता है? किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है, बूस्ट करना, किसी चीज को ट्यून करना, ग्रो करना, स्ट्रीमलाइन ठीक करना सर, स्ट्रीमलाइन करना किसी चीज को दो सेट पॉइंट के दरमियान। ठीक है जी, स्ट्रीमलाइन करना, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से ट्यून करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर सके, ठीक है। जितनी अच्छी पोजीशन के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, उतना ही ज़्यादा हमें रैंकिंग में बेनिफिट होगा, ठीक है जी, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को रैंकिंग में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये टर्म कहाँ से निकली है। अच्छा जी, अब जो सा ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम लोग जो से ना वो एसईओ में हम लोग अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कैसे करते हैं। अच्छा जी, अर्शद फहीम साहब का क्वेश्चन है कि हम लोग गूगल क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग याहू क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि याहू जो है वो गूगल से पुराना है, तो हम लोग गूगल ही क्यों यूज़ सर करते हैं। सर याहू पे ट्रैफिक कम है और गूगल सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज सर्च इंजन है आजकल, तो जहाँ ट्रैफिक होती है सर वहीं पे रैंक कराते हैं हम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जब भी सर्चिंग करते हैं हम गूगल को क्यों प्रेफर करते हैं, हम लोग याहू को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं। सर क्योंकि सर वो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सर याहू सर इतना आपने यूज भी नहीं होता आजकल। क्यों अभी नहीं। बताया कि गूगल का जो मार्केट शेयर है वो 98% है और बाकी का 2% है, तो जाहिर सी बात है वहीं करेंगे जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है आई थिंक। हाँ, लेकिन वो क्यों उसका मार्केट शेयर इतना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गूगल इज़ यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आप कभी जोन सा है ना वो सर्च करें किसी क्यूरी को गूगल के ऊपर और याहू के ऊपर, आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको नज़र आएगा कि गूगल जो है वो ज़्यादा क्वालिटी वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहा होता है। तो गूगल के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वही वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे नजर आए जो कि क्वालिटी वेबसाइट्स हैं, जो कि यूजर्स के लिए रेलिवेंट है, जहाँ से यूजर्स को अच्छी बेहतर इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी, कोई गूगल ज़्यादा क्वेश्चन? डेटा भी प्रोवाइड कर रहा होता है इससे उससे हाँ, भी। गूगल की डेटाबेस बड़ी है, गूगल में ज़्यादा वेबसाइट्स इंडेक्स्ड हैं, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो दैट इज़ मच इम्प्रूव्ड, ठीक है। गूगल का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो याहू से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गूगल जो है वो ऑल्दो कि वो उससे बाद में है याहू के बाद, लेकिन वो उससे आगे निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब एसईओ करते हैं ना अपनी वेबसाइट की, हम लोग अपनी वेबसाइट को जब गूगल में रैंक करेंगे और फिर उनकी रैंकिंग फैक्टर्स भी बड़े डिफरेंट है, ठीक है। और भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको गूगल अच्छा नहीं समझता, वो गूगल के नज़दीक एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन याहू और बिंग जो है ना वो उसे एक पॉजिटिव एक यानी कि वो नंबर दे रहे होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये बिंग और याहू एक ही चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बिंग और याहू आपस में मर्ज हो गए हैं, लेकिन वो मिलके भी गूगल का मुकाबला नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग अपनी कोई वेबसाइट है हम लोग उससे अगर गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं तो उसकी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। वो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहली जो अप्रोच होती है वो होती है जी वाइट हैट एसईओ। जी हाँ, बिंग जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, वाइट हैट एसईओ होती है। व्हाट इज मेंट बाय वाइट हैट एसईओ? वाइट हैट एसईओ आपकी जी आपको बताएगा। वाइट हैट एसईओ वो आपकी वो एसईओ होती है जो कि कम्प्लीटली लीगल है, एथिकल है, जिसमें आप लोग गूगल के साथ कोई दो नंबरी नहीं करते, ठीक है। आप कोई शॉर्टकट नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये आपकी ये जो सी वाइट हैट एसईओ होती है ये लीगल होती है,
ठीक है। और ये वो एसईओ है जिसको सर्च इंजन्स लाइक करते हैं, सर्च इंजन्स को अप्रिशिएट करते हैं, और सर्च इंजन्स चाहते हैं कि आप लोग यही वाली एसईओ करें जो कि वाइट हैट एसईओ है। ये होती लीगल है बट इट टेक्स टाइम। अगर आप इसके थ्रू वेबसाइट को रैंक करवाना चाहेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चूंकि वाइट हैट है तो आपको कल को ये खतरा नहीं होगा कि यार गूगल जो है ना किसी बैड प्रैक्टिस की वजह से आपको पेनलाइज करे। ठीक है, आपको पेनल्टी का जो है ना कोई डर नहीं होगा। ठीक है, वाइट हैट एसईओ की सारी जो भी हम लोग अब्दुल समी हम लोग सीखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, मोस्टली चीजें हम लोग वाइट हैट की ही सीखेंगे। ठीक है, वाइट हैट पे ज्यादा टाइम लगता है एज जी हाँ, कम्पेयर टू, जी हाँ, और इसमें ज़्यादा मैक्सिमम टाइम। कितना टाइम हो जाता है अगर आप एक अपनी वेबसाइट को एग्जांपल? एक वेबसाइट को रैंक करने में एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स चाहिए होते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, आपने उसके ऊपर कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट किए हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, उसका कंपटीशन कितना है, मल्टीपल फैक्टर्स है। हो सकता है आपकी वेबसाइट तीसरे हफ्ते में रैंक करना शुरू हो जाए। हो सकता है अगर आप किसी ऐसी निश के अंदर है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या आपने कीवर्ड गलत सेलेक्ट कर लिए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए। ठीक है, तो 1 साल का वर्ड सुन के परेशान होइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों ने रिजल्ट्स लेने होते हैं, वो सर मैं इसका इंशाल्लाह वेबसाइट से भी ताल्लुक है? जी। इस इसका वेबसाइट किस से भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल वेबसाइट वेबसाइट से भी से? ताल्लुक होता है, बिल्कुल वेबसाइट से भी ताल्लुक होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना क्वालिटी कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, सर अच्छा एक सवाल है, ये आपकी आपकी जो वेबसाइट होती है वो एक कितने टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट पेज पे गूगल रैंकिंग में आ रही है तो वो कितने टाइम के लिए स्टे करेगी? यार अब ये तो अगेन वही आपका क्वेश्चन है कि ये एक बड़ी वेरिएबल सी चीज़ है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, बट इसमें ये है कि जो पहले ज़माने में जो होती थी ना एसईओ, आज से 10 साल पहले, उसमें ये होता था कि लेट्स सपोज जनाब अब्दुल समद आए मेरे पास और उन्होंने अब्दुल समी आए, अब्दुल समद आए और उन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी, मैंने उनको एसईओ की सर्विसेज की, उनकी वेबसाइट रैंक कर गई। अब जनाब जब उनकी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर रैंक करी वो बड़े खुश हुए, और उसके बाद अगले 4-5 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया और उनकी वेबसाइट स्टिल रैंक करी। बट अभी ऐसे नहीं है, अभी ये है कि आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप काम करना छोड़ देंगे लेकिन आपका कंपटीशन तो काम कर रहा है। तो गूगल तो ऐसी वेबसाइट्स को एडवांटेज देगा, वेटेज देगा जो कि मुसलसल एसईओ के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, तो आप एसईओ के ऊपर वर्किंग रोक नहीं सकते। ठीक है, अच्छा ये जो एसईओ के ऊपर हम लोग वर्किंग रोक नहीं सकते, इस चीज़ का हमें बेनिफिट होता है कि लॉस होता है। जी, बेनिफिट होता है सर? बेनिफिट कैसे होता है? इसका सर हमें बेनिफिट तो नहीं हो सकता, एक डिसएडवांटेज ही है हमारे लिए, क्योंकि गूगल अप्रोच करता है उन लोगों को जो अपडेट रखते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे अभी हमने लास्ट क्लासेस मॉड्यूल में प्लगइन्स के और दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में हमें टीचर ने यही गाइड किया कि प्लगइन्स भी ज़्यादातर वही लोग परचेज कर रहे हैं जिसकी अपडेट्स जल्दी जल्दी आ रही हैं और रेगुलर अपनी चीज़ को अपडेट रखते हैं, तो गूगल भी इन्हीं चीज़ को प्रेफर करता है। ठीक है, देखें ये चीज़ अगर तो हमारी है अपने कोई सर्विस बिजनेस, लाइक हमारी कोई डिजिटल एजेंसी है। ठीक है, और डिजिटल एजेंसी के अंदर अगर आपका पास कोई क्लाइंट आता है एसईओ का और आप मेहनत करते हैं और आप 2-3 मंथ में उसको रिजल्ट जनरेट करके दे देते हैं और उसके बाद उस बंदे का जो है वो बिजनेस, उसको सेल जनरेट होनी शुरू होती है, तो वो बंदा फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा तो मुझे पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब लाइक वो आपकी लेट्स सपोज कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जनाब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद वो अपने रास्ते, क्लाइंट अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उस बंदे को आपकी जरूरत नहीं है। बट एसईओ में ऐसे नहीं होता। एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने क्लाइंट को लीड्स जनरेट करके दे दी तो वो बंदा आपके साथ स्टिक हो जाएगा, वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ फिर इंशाल्लाह बड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसईओ। ठीक है, इसमें जो से ना वो बड़े लंबे फिर प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट फिर जो से ना वो रुकते नहीं है। ठीक है, सर एक मेरा भी क्वेश्चन है, अगर आपको मैं थोड़ा तंग कर रहा हूँ इस वक्त। सर मुझे एक सवाल ये करना था, जैसे एसईओ में अगर मैं यहाँ बैठ के एसईओ करता हूँ
लाहौर में तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की या लाहौर ही की कर सकता हूँ। जो अगर मेरा कोई कस्टमर अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको वहाँ की ऐसी रिक्वायर्ड है तो वहाँ की भी कर सकता हूँ, या सिर्फ लोकल ही होगी? इसका सर थोड़ा सा गाइड कर दें। मुझे पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप गाइड कर देंगे। थैंक यू। आप ये पूछ रहे हैं कि सिटी वाइज आप पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे अमेरिका में मेरा कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, वो अपनी कोई वेबसाइट की एसईओ करवाना चाह रहा है, तो मैं क्या लाहौर में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर उसकी एसईओ कर सकता हूँ, या मेरे क्लाइंट बिल्कुल का पाकिस्तान में मेरे पास होना ज़रूरी है उसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी तो ये कोई बात ही नहीं है। देखें, यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, ठीक है। तो वो जो बिजनेसेस हैं वो यूएसए बेस्ड हैं, यूके बेस्ड है, लेकिन उनकी एसईओ, उनकी डिजिटल मार्केटिंग वो सारी यहाँ से मैनेज हो रही है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यही तो एक चीज़ है, इसी वजह से तो एक चेंज है, ठीक है। अच्छा यार, मैं आज फर्स्ट क्लास है, मैं यहाँ पर थोड़े से रूल्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अभी यहाँ पर 70 के राउंड स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन है, ठीक है। तो अगर अभी कोई स्टूडेंट अचानक से वो माइक ओपन करके क्वेश्चन करता है तो पूरी क्लास का जो फ्लो है ना वो टूट जाता है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ना ओपन कीजिएगा, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन होता है तो वहां से मैं आप लोगों की क्वेश्चंस को मैं रिस्पॉन्ड कर होता हूँ, ठीक है। बाज़ दफ़ा मैं रिस्पॉन्ड नहीं भी करूँगा, मुझे पता होगा कि इस चीज़ का आगे जवाब आ रहा है तो मैं नहीं रिस्पॉन्ड करूँगा। बाज़ दफ़ा मैं एट द टाइम में कर दूंगा, बाज़ दफ़ा मैं अगर फ्लो में कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो वो करके फिर मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है। उसमें ये है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई स्टूडेंट जो है ना वो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लेता है तो पूरी क्लास का फ्लो जो है ना वो टूट जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यार मैं बात करूँ एसईओ प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को व्हाइट हैट एसईओ के बारे में बता दिया, जो कि लीगल है, जिसको सर्च इंजन लाइक करते हैं, ठीक है। और हम लोग ये व्हाइट हैट एसईओ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है जी आपकी ब्लैक हैट एसईओ की। ब्लैक हैट जो है ये वो टेक्निक है जो कि इलीगल है, जो कि अनएथिकल है। और ये अनएथिकल क्यों है? अनएथिकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो हम लोग सर्च इंजन के साथ ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, हम लोग दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो है वो कोई शॉर्टकट यूज करते हैं कि किसी तरीके से जो सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है जिसके थ्रू वो वेबसाइट्स की रैंकिंग डिफाइन करता है, हम लोग किसी तरीके से उसके साथ ट्रिक करें, दो नंबरी करें, उसको बेवकूफ़ बनाएं और अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक कर लें, हमें ज़्यादा मेहनत काम ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये जोन से है ना वो दिस इज ब्लैक हैट एसईओ जो कि इलीगल है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी रेकमेंड नहीं करूंगा एट दिस स्टेज, ठीक है। ये बड़े एडवांस लेवल के जो लोग होते हैं, बल्कि अभी मैं आप लोगों को सही बात बताऊं, अभी गूगल का जो एल्गोरिदम है इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका हुआ है कि वो बड़ी से बड़ी ब्लैक हैट एसईओ की जो टेक्निक है ना उसको पकड़ लेता है। 2012 से पहले जो गूगल की जो एसईओ थी उसमें गूगल के साथ ट्रिक करना काफ़ी आसान था, लोग दो नंबरी कर देते थे और रैंक कर देते थे। लेकिन अभी जो उनसे है ना वो यू डोंट थिंक वो ब्लैक हैट एसईओ, क्योंकि जो भी आपके जेहन में गूगल ब्लैक हैट एसईओ अभी आएगी, गूगल को पहले से ही पता है। गूगल ने अच्छी खासी मेहनत की है, एफर्ट की है इस चीज़ के ऊपर कि किसी तरीके से ब्लैक हैट को डिस्करेज किया जाए। और हो सकता है कि अगर आप ब्लैक हैट करके टेम्परेली रैंक कर भी जाएं तो वो सिर्फ टेम्परेरी होगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है। तो जैसे ही वो आपकी उस दो नंबरी को पकड़ेगा वो आपको पिनलाइज करेगा। पिनलाइज में क्या होता है कि फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप होती है, आपकी सारी एसईओ की मेहनत ज़ाया चली जाती है और आपका जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। तो 2010-11 के अंदर गूगल ने अपने कुछ एल्गोरिदम अपडेट्स लॉन्च किए थे, जिसे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो उसने काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बिजनेसेस को बंद किया था। और क्यों बंद किया था? क्योंकि वो तमाम बिजनेसेस जो कि ब्लैक हैट के थ्रू रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब वेबसाइट्स की रैंकिंग जो थी वो फिर ड्रॉप हुई थी, वो सारी वेबसाइट्स उनकी रैंकिंग हर्ट हुई थी, ठीक है। तो ये जनाब हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरी टाइप ऑफ टेक्निक होती है, उसे कहते हैं जी ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ। अच्छा, ये जो ग्रे हैट एसईओ है ये दिस इज बेसिकली दी ग्रे एरिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ग्रे एरिया बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक और ग्रे वाइट हैट एसईओ जो है इनके दरमियान में एक ग्रे एरिया, ठीक है। यानी कि ये वो टेक्निक्स होती हैं जो कि ना तो प्योरली वाइट हैट होती हैं ना प्योरली ब्लैक हैट होती हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में होती हैं, ठीक है। ये वो टेक्निक्स हैं कि अगर आप इसे थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेंगे
तो गूगल इसको टॉलरेट कर देगा, ठीक है, आपकी रैंकिंग जो सी है ना वो मेंटेन रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो फिर गूगल आपकी रैंकिंग को हर्ट करेगा, ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट की एसईओ हर्ट होगी, ठीक है। तो ये ग्रे हैट एसईओ की जो टेक्निक्स है ये इंशाल्लाह हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक हैं, ठीक है। और जो टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ तो मैं साथ में ये भी बता रहा हूँ कि यार ये ग्रे हैट एसईओ की टेक्निक है, ठीक है। तो ग्रे हैट एसईओ बताने का मकसद ये होगा कि यू नीड टू यूज दिस विद कॉशन विद केयर, ठीक है, उसको एक्सेसिवली नहीं यूज करना, अदरवाइज आप पेनलाइज भी हो सकते हैं गूगल से, ठीक है। तो ये जनाब एसईओ की अप्रोचेज होगी। अब जनाब जो है ना वो थोड़ा सा चलते हैं एसईओ के फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, नमाज जो सी है ना वो है जी 5:30 पे, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह 5:25 पे नमाज की ब्रेक लेंगे, ठीक है, 5:45 पे वापस आएंगे और अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। या पहले आप लोग ब्रेक लेना चाह रहे हैं? जी, मुझे बता दें कि अभी ब्रेक करना चाह रहे हैं या सेशन तो आपका 6 बजे क्लोज होगा, 5:10 पे कर लें या 5:25 पे कर लें, मुझे बता दें, ठीक है। आई थिंक 5:25 के ऊपर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग बात करते हैं जी एसईओ फैक्टर्स की। एसईओ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एसईओ फैक्टर्स, ठीक है। आपकी जनाब एसईओ के ना दो मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जी आपके ऑन पेज फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। दूसरे होते हैं जी आपके ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है। ऑन पेज एसईओ एंड द सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अच्छा, ऑन पेज एसईओ के अंदर जो है वो ऑन पेज एसईओ से मुराद वो फैक्टर्स हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर वेब पेजेस, ठीक है, इनके जिनका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी वेबसाइट से है, हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस के साथ जिनका डायरेक्टली ताल्लुक है। जबकि ऑफ पेज एसईओ में जनाब आपके फिर वो वाले फैक्टर्स आते हैं जो जिनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, विच आर अदर देन ऑन पेज एसईओ। बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे आपके ऑफ पेज एसईओ के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, मैंने आप लोगों को ये दो फैक्टर्स बता दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो सा है ना मैं अब आप लोगों को ये बताता हूँ कि बिफोर वर्किंग ऑन SEO वी नीड टू अंडरस्टैंड के आपकी ये जो सर्च इंजन्स हैं, ठीक है, ये सर्च इंजन्स जो हैं ये वर्क कैसे करते हैं, हाउ सर्च इंजन्स वर्क, ठीक है। हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं, क्यों जी? ऐसे ही है। तो अगर गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि सर्च इंजन्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं, गूगल काम कैसे करता है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहता हूँ, मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि गूगल वर्क कैसे करता है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि गूगल कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो जनाब अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गूगल या दुनिया में जितने भी सर्च इंजन हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो जनाब दुनिया में जितने भी सर्च इंजन हैं वो असल में वर्क कैसे करते हैं कि दुनिया में कोई भी जो सर्च इंजन होगा उसका होता है जी एक क्रॉलर, ठीक है, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका अपना एक फीचर होता है जिसे कहते हैं जी सर्च इंजन क्रॉलर, ठीक है। जो गूगल का जो क्रॉलर है उसे गूगल बॉट कहते हैं, जो बिंग का जो क्रॉलर है उसे बिंग बॉट कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्रॉलर होते हैं, ये दुनिया में हर सर्च इंजन का है, ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा सर्च इंजन है चाहे वो छोटे से छोटा सर्च इंजन है, उसका अपना कोई ना कोई क्रॉलर लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, वो क्रॉलर क्या करता है? वो क्रॉलर, अच्छा क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय क्रॉलिंग?
अभी फॉर नाउ आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जी ऑन पेज वो फैक्टर जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी वेबसाइट से है, ऑफ पेज वो है जिनका ताल्लुक आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी से है, ठीक है। अच्छा, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। तो ये जो क्रॉलर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि पूरे नेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो उन सबको जाके क्रॉल कर रहे होते हैं, उन सबको जाके रेंगते हैं, ठीक है। इस वक्त दुनिया में जो है ना वो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि लाइव हैं, ठीक है। तो ये गूगल का सर्च इंजन क्रॉलर क्या करेगा, गूगल बॉट क्या करेगा कि वो क्या करेगा, वो जाएगा, ठीक है, और वो जाके सबसे पहले जो भी वेबसाइट होगी उसको जाके क्रॉल करेगा, क्रॉल्स की वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले गूगल जोन से है ना वो वेबसाइट को जाके क्रॉल करता है, ठीक है। लाइक कैसे क्रॉल करता है, लेट्स सपोज जी कोई वेबसाइट है जी, लाइक ये वेबसाइट है, ठीक है। तो गूगल सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आएगा, सबसे पहले आके इसको आके क्रॉल करेगा, इसका ये हेडर एरिया को देखेगा कि अच्छा यार यहाँ पे ये लोगो बना हुआ है, ये जनाब जो है ये मेन्यू है, ये इमेजेस हैं, ठीक है, ये कंटेंट है, ये मजीद इमेजेस आ गए, फिर मजीद नीचे है ये मजीद कंटेंट, ये टेस्टिमोनीज वगैरह आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये मजीद कंटेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो गूगल यहाँ पे आएगा, गूगल इस वेबसाइट को आके क्रॉल करेगा, ठीक है, क्रॉल करेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर इसको क्रॉल करने के बाद वो उसका एक कैशे वर्जन क्रिएट करता है, ठीक है। गूगल उसका एक कैशे वर्जन क्रिएट करता है। कैशे वर्जन का मतलब क्या होता है कि गूगल जो है ना उसकी एक कॉपी बनाता है, ठीक है। लाइक आप जिस तरह किसी चीज़ की फोटो कॉपी करते हैं ना, तो वो इस पेज की एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। वो जो कॉपी जो सी होती है ना वो स्टोर्स कैशे वर्जन कैशे कॉपी इन इट्स डेटाबेस, ठीक है। गूगल अपने डेटाबेस के अंदर उसका जो कैशेड वर्जन है वो सेव कर लेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है जी इंडेक्सेशन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि गूगल आएगा, किसी वेबसाइट को आगे क्रॉल करेगा, क्रॉल करके गूगल उसका एक कैशे वर्जन क्रिएट करेगा। कैशे वर्जन का मतलब ये है कि गूगल उसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है। वो कॉपी क्रिएट करने के बाद गूगल उसका जो कैशे कॉपी या कैशेड जो वर्जन है उसे अपने डेटा बेस के अंदर सेव करेगा, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है, गूगल ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसको क्रॉल किया, उसका कैशे वर्जन बनाया और उसे अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लिया। इस पूरे प्रोसेस करते हैं जी इंडेक्सेशन के, जी गूगल ने आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया अपने पास, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कैशे वर्जन ये जो क्रिएट किया है ना गूगल ने, ठीक है, इस प्रोसेस को इंडेक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो गूगल जो है ना अपने डेटाबेस के अंदर ये पूरे का पूरा डेटा सेव कर रहा होता है। गूगल की डेटाबेस कहाँ पे होती है, गूगल का अपनी डेटाबेस कहाँ पे रखता है, कोई मुझे बता सकता है गूगल की डेटाबेस कहाँ पे होती है? जी, ये कोई बता सकता है गूगल की डेटाबेस? गूगल की जो डेटाबेस है वो जनाब गूगल के डेटा सेंटर्स में होती है, ठीक है। और गूगल के जो डेटा सेंटर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। गूगल के डेटा सेंटर जो हैं वो यूएसए में, यूके में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, रशिया में, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूज हैं। देखें मैं ये देखें, ये आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा जी डेटा सेंटर, ठीक है। तो हाँ वही है यार, सर्वर कह लें, डेटा सेंटर कह लें, ठीक है। ये देखें ये सर्वर ही लगे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये जनाब डेटा सेंटर्स हैं, इन डेटा सेंटर्स के अंदर गूगल दुनिया में जो भी वेबसाइट्स को वो क्रॉल करता है उनका डेटा अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, जब गूगल ने अपने डेटा सेंटर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अपने पास जब सेव कर ली, तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि यूजर सर्चेज ऑन इंटरनेट, यूजर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेगा, और जब वो सर्च करेगा तो गूगल जो है वो क्या करेगा, गूगल विल शो रिजल्ट फ्रॉम इट्स डेटाबेस, गूगल अपनी डेटाबेस से रिजल्ट्स को लाके दिखा देगा, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया था जी रेंट अ कार इन लाहौर, ठीक है। तो मुझे गूगल दिखा रहा है कि जी गूगल के पास जो से ना तकरीबन इस क्यूटी से रिलेटेड 86,40,000 रिजल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। गूगल के डेटाबेस में इससे रिलेटेड 46,40,000 रिजल्ट्स मौजूद हैं। और गूगल ने आपको जो इन्फॉर्मेशन जो ला के दी है वो 0.78 सेकंड्स के अंदर ला के दी है, ठीक है।
तो इन दी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड गूगल ने आपको जो रिजल्ट्स ला के तो दे दिए, इतनी तेजी से जो गूगल ने जो ला के दिया आपको डेटा, वो कहाँ से ला के दिया है? वो इसलिए ला के दिया है क्योंकि गूगल ने अपनी डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी वो रिजल्ट्स रखे हुए थे। ठीक है, आपने जैसे ही सर्च किया तो गूगल ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो रिजल्ट्स वहाँ से निकाले और यहाँ पर ला के डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं जाके एक्सप्लेन करूँ थ्रू सम इमेजेस, ठीक है, तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं लाइक ये देखिए। ठीक है, ये इमेज नज़र आ रहा है सबको? नहीं, इसकी बजाय मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोई और। अच्छा जी, ये इमेज नज़र आ रहा है सबको? ओके जी। तो अब होता क्या है, ये जनाब आपका सर्च इंजन है। सर्च इंजन का ये देखिए, ये मकड़ी जा रही है, ये क्रॉलर जा रहा है। ठीक है, ये क्रॉलर जो है ना, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जाके आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। ठीक है, जब उसने क्रॉल किया तो उसने आपकी वेबसाइट को इवेलुएट किया। ठीक है, और आपकी वेबसाइट के बारे में वो सीखता है, लर्न करता है, जानता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, और फिर वो आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस के अंदर जाके सेव कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है ना, कोई बंदा यहाँ से जब कुछ भी सर्च करेगा तो गूगल अपने डेटाबेस से विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड यहाँ पर रिजल्ट ला के आप लोगों को डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क। ठीक है, ये जनाब मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी तरीके से सर्च इंजन वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना जनाब, ये कुछ जो फंडामेंटल किस्म की जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज योर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, दैट इज योर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च आपकी एसईओ के अंदर जो सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो होता है जी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, कीवर्ड रिसर्च करना। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने जो है वो पोटेंशियल जो टारगेट जो कीवर्ड्स उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो सा है वो ये चैलेंज है। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब इंशाल्लाह हम लोग उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक नमाज की ब्रेक लेंगे। नमाज के बाद हम लोग आएंगे और अपने कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च करेंगे ईद के बाद, क्योंकि आई थिंक अब आप लोगों का जो नेक्स्ट जो सेशन है वो आई थिंक ईद के बाद ही होगा। तो ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग कीवर्ड रिसर्च को बड़ी डिटेल में देखेंगे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो वाइटल जो, बिकॉज कीवर्ड सर्च आपके ना डायरेक्शन है, अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आपकी सारी की सारी एसईओ की मेहनत के ऊपर पानी फेर जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा नमाज की ब्रेक के बाद, और फिर इंशाल्लाह हम लोग इसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो अभी नमाज की ब्रेक है, हम लोग इंशाल्लाह 5:45 पे वापस आएंगे और अपने बाकी सेशन को कंटिन्यू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में से कोई मुझे सुन सकता है अभी?
सर आ गए हैं वापस? अच्छा जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा जी, बाकी के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी यार मैं आप लोगों को बता रहा था कीवर्ड सर्च के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये मॉड्यूल करने के बाद उसामा भाई आप इंशाल्लाह दुनिया की किसी भी वेबसाइट की एसईओ करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आपका मेरा जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है।
अच्छा जी यार, अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना वो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कीवर्ड्स के बारे में बता दूँ कि यार कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि कीवर्ड्स क्या होता है? लाइक मैं अभी गूगल में यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया जी रेंट अ कार लाहौर, ठीक है। ये क्या चीज़ है? इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं जी? ये जो मैंने सर्च किया है इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या इसे कीवर्ड कहते हैं? कीवर्ड होता क्या है? अच्छा, मैं कुछ भी गूगल में सर्च करूँ, लाइक मैं सर्च करूँ जी रेंट, ठीक है, कार एटसेट्रा, मैं कुछ भी सर्च करूँ वो एक सर्च क्यूरी है। मैं कुछ भी एनीथिंग which we search on Google is a search query। उसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग एक सर्च क्यूरी कहते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार कीवर्ड क्या होता है? लाइक मैं अगर यहाँ पर ये भी कर रहा हूँ ना सर्च, क्या ये व्हाट इज दिस? इज इट अ सर्च क्यूरी? जी, क्या ये एक सर्च क्यूरी है? जी मेरे भाई, इज इट अ सर्च क्यूरी? यस सर, यस। जी जी, ये जनाब ये भी सर्च क्वेरी है। आप कुछ भी गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं, क्या चाहे वो सेंस बना रहा है चाहे वो सेंस नहीं बना रहा, दैट इज अ सर्च क्यूरी, ठीक है। वो जनाब आपकी एक सर्च क्यूरी ही होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्यूरी में और कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है? क्यूरी और कीवर्ड में जनाब डिफरेंस ये होता है कि हम लोग कुछ भी गूगल में सर्च करें, चाहे वो सेंस बनाता है चाहे वो सेंस नहीं बनाता, वो आपकी सर्च क्यूरी होती है। बट कीवर्ड आपकी एक ऐसी सर्च क्यूरी होती है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंगफुल हो, ठीक है। कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड इज अ सर्च क्यूरी विच इज नंबर वन मीनिंगफुल, वो तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। लेकिन मीनिंगफुल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि विच हैज़ अ स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जिसका अपना एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये रेंट अ कार इन लाहौर जो है ना, ये एक ऐसी सर्च क्यूरी है जिसका अपना कोई स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है। हो सकता है कि यार लाहौर में जो सा ना, लेट्स सपोज ये रेंट अ कार इन लाहौर जो सा है ना, इसकी ऑन द एवरेज इसकी मंथली सर्चेस मे बी आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि इसकी मंथली सर्चेस हो लाहौर में 5000, ठीक है। 5000 हर मंथ लोग, या 10,000 इसकी इस कीवर्ड की डेली सर्चेज हो, ठीक है। तो एक ऐसी सर्च क्यूरी जो कि जिसका अपना एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है, उसे हम लोग एक कीवर्ड कहते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जी हम लोगों ने कीवर्ड सर्च में अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स रिलेटेड टू आवर वेबसाइट, ठीक है। हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ऐसी सर्च क्यूरीज जिनका अपना कोई मंथली स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि जब हम लोग इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम लोग एफर्ट करेंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करने के लिए। और जब हम लोग उन्हें रैंक करेंगे ना, तो लाइक लेट्स सपोज अगर मैं रेंट अ कार इन लाहौर के पेज के ऊपर रैंक कर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो सा है ना इसकी जो इफ आई रैंक इन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो मैं मोर देन 50% जो ट्रैफिक है वो मैं एक्वायर कर लूँगा, ठीक है। यानी कि अगर 10,000 इसकी सर्चेज है तो इसका मतलब है कि इस एक कीवर्ड के ऊपर अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर गया ना, तो यहाँ से कम मुझे 5000 की जो ट्रैफिक है ना वो मुझे जनरेट हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं हूँ जी टॉप 3 पोजीशंस में या टॉप 5 पोजीशंस में हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं टॉप 5 पोजीशंस में हूँ तो मुझे तकरीबन कोई 35% ट्रैफिक जोन से है ना वो इससे कीवर्ड से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 5 पोजीशन में हूँ तो लाइक 10,000 सर्चेज हो रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे इस रिजल्ट को क्लिक करेंगे, तो 3500 तक ट्रैफिक मुझे आ जाएगी। अगर मैं टॉप 10 पोजीशंस में हूँ देन आई कैन एक्सपेक्ट अप टू 15% ट्रैफिक ऑफ दिस सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो बाकी मेरी समझ आ रही है कि हम लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका अपना कोई सर्च वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम हो, और जब हम उसके ऊपर रैंक कर जाएंगे तो उसकी जितनी भी इस कीवर्ड की जो सर्चेज हो रही हैं उस कीवर्ड को हम लोग अपनी वेबसाइट की तरफ लैंड करवा सकते हैं, अपने पेज के ऊपर लैंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब आपके कीवर्ड्स होते हैं,
ठीक है, ये क्लियर है सबको? कीवर्ड इज अ सर्च क्यूरी जिसका अपना कोई स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। तो लाइक अगर मेरा कोई बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लूँ कि अच्छा यार ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे बिजनेस से रिसर्च होते हैं, अगर मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाऊँ तो मुझे जो सा है ना, तकरीबन हर कीवर्ड से अगर मुझे ट्रैफिक आ रही है तो मुझे कंबाइंड अच्छी खासी एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी और वहां से मुझे एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है ना अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो कीवर्ड्स की सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कीवर्ड्स का सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। नहीं यार वो टैग्स तो आप छोड़ दें, टैग्स कीवर्ड्स नहीं होते, क्या है, टैग्स इज टोटली डिफरेंट थिंग। वो टैग्स को हम लोगों ने यूज भी नहीं करना, टैग्स को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जनाब जिन कीवर्ड्स को देखना है, दो शुड बी हाईली रेलिवेंट टू आवर वेबसाइट, ठीक है, हमारे बिजनेस से रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपको लगा कि अच्छा जी कोई बंदा सर्च कर रहा है जी रेंट अ कार इन कसूर, तो आप कहें यार लाहौर और कसूर एक जैसे ही हैं तो चलो मैं कसूर के कीवर्ड्स को ही टारगेट कर लेता हूँ, नहीं, ठीक है। या अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है जी रेंट अ कार के बजाय अगर कोई बंदा कर रहा है हायर अ टैक्सी, या कोई बंदा कुछ और सर्च कर रहा है, लाइक आप जो से ना ऑनलाइन वेट लॉस सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं और अगर कोई बंदा वेट लॉस टैबलेट्स भी सर्च कर रहा है तो आप कहें यार टैबलेट और सप्लीमेंट एक ही चीज़ है तो मैं टारगेट कर लूँ, नहीं। आपने जो से ना हर एक पेज के लिए, अच्छा ये जो कीवर्ड्स जो आप आइडेंटिफाई करेंगे ये दो शुड बी हाईली रेलिवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है जी सर्च वॉल्यूम, ठीक है। उनका अपना एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लाइक लेट्स सपोज अगर कोई कीवर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ जी रेंट अ कार इन लाहौर इन फ्रॉम इन मॉडल टाउन, लेट्स सपोज, ठीक है, फ्रॉम बी ब्लॉक टू जी ब्लॉक, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी ये कोई कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर लेट्स सपोज में रैंक कर जाता हूँ, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं इसके ऊपर रैंक कर जाऊँ, लेकिन इसके ऊपर रैंक करने का मुझे बेनिफिट ना हो। क्यों बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका अपना कोई मंथली स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम ही नहीं है तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई कीवर्ड उठाना है जिसका एटलीस्ट सम कंसिडरेबल सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है, और एटलीस्ट उसका इतना सर्च वॉल्यूम हो कि अगर उस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक करूं तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ ट्रैफिक है। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसकी पूरे महीने में सर्चेज ही 2-3 होती हैं तो क्या ऐसे कीवर्ड के ऊपर मुझे रैंक करने का कोई बेनिफिट होगा, क्या ख्याल है? अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसकी लेस देन 10 मंथली सर्चेज हैं, क्या ऐसे कीवर्ड के ऊपर मुझे रैंक करने का बेनिफिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार अगर उस कीवर्ड को सर्च ही कोई नहीं कर रहा तो मैं उसके ऊपर जो रैंक कर लूँ वो मैं अपनी रैंकिंग देके खुश होऊंगा, लेकिन मुझे बेनिफिट कोई नहीं होगा क्योंकि उस कीवर्ड से ट्रैफिक कोई नहीं आएगी। तो एक तो ये कि उसका अपना कुछ स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम होना चाहिए जिसका मुझे बेनिफिट हो। तीसरी एक और चीज होती है कि कीवर्ड का कंपटीशन, ठीक है, कि कीवर्ड का अपना जो कंपटीशन है ना वो भी इतना हो कि मैं उस कीवर्ड के ऊपर एफर्ट करके रैंक कर दूं। लाइक मैं कहता हूँ कि अच्छा जी मैं पाकिस्तान में ना मैं एप्पल मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं एप्पल के ऊपर मैं एप्पल कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक कर दूं। तो अगर मेरी पाकिस्तान में कोई ई कॉमर्स साइट है जिस पर मैं एप्पल मोबाइल सेल कर रहा हूँ और मैं एप्पल के कीवर्ड को टारगेट कर लेता हूँ, तो क्या मैं एप्पल कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता हूँ? जी, क्या ख्याल है? अगर मैं एफर्ट करूँ तो क्या मैं एप्पल कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाऊंगा? उजैर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में एप्पल मोबाइल सेल कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं एप्पल कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक कर जाऊँ, तो क्या मैं रैंक कर सकता हूँ? ऑलमोस्ट मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? आप देखें यार एप्पल के ऊपर सबसे पहले एप्पल की अपनी तरफ से रैंक कर रही है, फिर उसके बाद विकीपीडिया रैंक कर रहा है, फिर उसके बाद यूट्यूब, ट्विटर, पॉप, सी नेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये सारा कुछ रैंक कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं अगर सारी जिंदगी भी लगा रहा हूँ मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई ऐसा कीवर्ड जिसका कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर रैंक करना ही बड़ा मुश्किल है, तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर शायद हो सकता है कि मैं 2 साल भी लगा रहा हूँ मैं रैंक नहीं करूंगा। तो मैंने ऐसे कीवर्ड्स उठाने जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, लेकिन उसके साथ साथ उनका
कंपटीशन भी कम होना चाहिए, ठीक है। जितना उसके ऊपर कंपटीशन कम होगा, ठीक है, उतना उसके ऊपर रैंक करना इजी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक बड़ा हमारा जो एक की फोकस होता है वो होता है कि हम लोगों ने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को उठाना है, ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर कंपटीशन कम हो, ठीक है, और जिनके ऊपर हम लोग इजीली रैंक कर दें। तो जनाब ये होगा जी हमारा कीवर्ड सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि यार किस कीवर्ड की कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, तो ये सारा कुछ देखने के लिए हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं, एसईओ के टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो टूल्स हैं वो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को ईद के बाद नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। और वो हमारा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। तो आज के दिन के लिए जी हाँ, Ahrefs हो गया, इसके अलावा और कई टूल्स हो गए, वो इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम लोग इन कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें जिनके ऊपर जो कि हमारे लिए मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। तो वो हम लोग ईद के बाद देखेंगे, ठीक है। अभी तक आज के सेशन के वाले से जो कुछ अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन। वालेकुम। सर ना मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमने ना वेबसाइट बनाई है, पहले वेबसाइट क्रिएशन के मॉड्यूल में वो ना सिर्फ सीखने के लिए वेबसाइट बनाई थी, तो उनका कोई खास कंटेंट नहीं है सर, तो उस पर हम किस तरह एसईओ अप्लाई कर सकते हैं? वो जब आप जाएंगे वर्डप्रेस एसईओ के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट आपके पास मौजूद है ना, डोमेन होस्टिंग उसकी मौजूद है, तो फिर आप उसके ऊपर एसईओ वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, आफ्टर दिस कोर्स अगर हम एसईओ अप्लाई करते हैं, सर आफ्टर दिस कोर्स अगर हम एसईओ अप्लाई करते हैं किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो हम एज अ क्लाइंट अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है एसईओ करवाने के लिए अपने, तो हम कितना मिनिमम, क्योंकि हमें अभी कोई पता नहीं होगा इस चीज़ का, तो हम कितना मतलब क्या पे होती है, फर्स्ट पेज होती है आपकी? यार वो मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले आप इसे सीख लें, फिर जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू जी। सर फाइवर की जो एसईओ होती है, ये फाइवर की जो एसईओ होती है ये भी गूगल से होती है? क्या मतलब? हेलो, फाइवर गिग्स की जो रैंकिंग है, जी जी अगर जी फाइवर गिग्स की अगर हम एसईओ करना चाहें तो ये भी मतलब गूगल से सकती है? नहीं, वो फाइवर का अपना एक वो एल्गोरिदम होता है, लेकिन उसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस किस बेसिस के ऊपर जो है ना वो फाइवर आपकी गिग को रैंक करता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा आज के टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन है। जी असदुल्ला बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गूगल का सर्च इंजन है वो कितनी वेंचीज देता है जो एड पे रैंक होके आ रहे होते हैं और जो ऑर्गेनिक आ रहे होते हैं? ये तो पता चल गया कि टॉप 4 स्लॉट्स हैं एड के लिए और बाकी ऑर्गेनिक रैंकिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें लेट्स सपोज अगर 1 मिलियन सर्चेज आ रही हैं इस कीवर्ड पे, तो उसमें से जो एड्स पे रैंक होके आ रहे हैं 1 मिलियन सर्चेज में से कितने लोग एड्स पे जाएंगे और कितने लोग तकरीबन उस पे ऑर्गेनिक पे जाएंगे? इसका कुछ आइडिया दे दीजिए। हाँ जी, वो असल में गूगल के अपने स्टैट्स हैं। गूगल ये कहता है कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो ओवरऑल सर्चेज हो रही होती है उसका जो 30% जो है ना जस्ट वो क्लिक करते हैं पेड एड्स को, बाकी 70% जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक एड्स को ही क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इवन इफ कि अगर आप पेड एड्स भी रन कर रहे हैं तो अगर कोई कीवर्ड है उसकी 1 मिलियन सर्चेज भी हो रही हैं तो आप उसका सिर्फ 30% आप एक्वायर करेंगे, बाकी जो 70% है वो आप जो है ना अगर वो आपको चाहिए तो फिर आपको फिर एसईओ के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक रैंक करेंगे तो फिर आप 70% ले सकते हैं और अगर आप एड पे चल रहे हैं तो फिर आप वो 35% या 30% ही एक्वायर कर सकते हैं। एम आई राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है, तो ओके मैं सर अंडरस्टैंड किया, ऑर्गेनिक थैंक के यू। लिए सर एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनिक के लिए कंटेंट राइटिंग भी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ एसईओ, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अगर हम किसी वेबसाइट की ब्लैक हैट एसईओ करते हैं और उसके बाद गूगल हमें स्पैम में डाल देता है, तो उसके बाद दोबारा चांसेस होते हैं कि अपनी वेबसाइट को यानी कि वाइट हैट एसईओ करके दोबारा रैंक करवा सकें? यार मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन उसके लिए वो एफर्ट भी बड़ी करनी पड़ती है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने अगर जो मेजर फील्ड अपनी चूज करनी है वो एसईओ की तरफ ही जाना है, यानी कि अगर मैंने जो इन सारे मॉड्यूल्स में से जो कोर लेना है वो मैंने एसईओ की तरफ जाना है, तो इसके साथ साथ मॉड्यूल्स के साथ साथ अगर एक्सपर्टीज लेवल का मैं सीखना चाहूँ तो आप कुछ चीज रिकमेंड करेंगे साथ साथ जो मैं साथ साथ लेके चलता रहूँ मॉड्यूल के? यार ये इंशाल्लाह जब आप लोग ये मॉड्यूल कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ सोर्सेज, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनको आप स्टडी करेंगे, तो आप मजीद उस फील्ड में अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो जो है ना मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपनी वेबसाइट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ऊपर एसईओ करवा सकते हैं, लाइक बिंग, याहू, गूगल? यार आपको जो है ना, आप बस गूगल पे फोकस करें, क्योंकि बिंग के जो फैक्टर्स है ना वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जब आप गूगल के ऊपर रैंक करते हैं ना, तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी रैंक करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट प्राइमरी फोकस इज आवर इन ऑन गूगल, ठीक है। बिंग की जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा आखिरी लेक्चर में कि हाउ बिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन वो ये है कि आपको वहाँ पे फील होगा कि उसमें काफ़ी ऐसे फैक्टर्स जिनको गूगल जो है वो ब्लैक हैट समझता है, बिंग जो है ना अभी भी उन्हें वेटेज दे रहा है, तो इसमें डिफरेंस है भारत। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर एक चीज़ और बताइएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी लोगों से माजरत अगर कोई वेट कर रहे हैं तो। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस मॉड्यूल में एसईओ में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितने परसेंट हम इसमें एसईओ, या आप कितना परसेंट डिलीवर करेंगे हमें? मिसाल के तौर पर बेसिक ट्रेनिंग ही होगी, या इसको मिडिल लेवल की कह सकते हैं, या आप उसमें फुली एडवांस चीज़ें भी हमें सिखाएंगे, और बहुत सारे ऐसे टूल्स जो लेटेस्ट हैं, जो इन अब जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, या जो नई नई चीज़ें हैं जो एसईओ के हवाले से, वो भी आप सिखाएंगे, या जस्ट एक बेसिक या मिडिल लेवल का कंसेप्ट क्लियर होगा? सदुल्ला भाई, इंशाल्लाह मैं आपको इतना कुछ बताऊंगा जो कि पाकिस्तान में आपको एटलीस्ट कोई दूसरा ट्रेनर इतना नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 16 मॉड्यूल्स होंगे, और आप देखेंगे कि मैं एसईओ में जो है ना काफ़ी फास्ट जाता हूँ, क्योंकि इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको 16 मॉड्यूल्स में भी कवर करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो एडवांस लेवल की भी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। बादल साहब, मेरा एक सवाल था। सवाल मेरा ये कि मेरा बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ क्या होती है। मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस क्लास। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि डू यू थिंक कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि एंड ऑफ द मॉड्यूल कि मैं कोई फ्रीलांसिंग भी किसी को दे सकूं, इतना काबिल हो जाऊंगा? क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसके लिए कोई डिग्री होना जरूरी तो नहीं है? बिल्कुल, दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आपकी ऐसी फील्ड है जिसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, ठीक है। तो ये यानी कि इसीलिए तो हर फील्ड का बंदा जो है ना वो इस फील्ड में आ सकता है, क्योंकि सब कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आपका कोई बैकग्राउंड ना हो, आप फिर भी इस फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती वो मतलब उसके लिए फिर क्या? वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। अच्छा, ठीक होगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये ना डिजिटल मार्केटिंग तो सीख रहे हैं, इसमें तकरीबन 16-17 मॉड्यूल भी है। हर मॉड्यूल को सर हम थोड़ा सा लेते हैं, सीखते हैं, तो सर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है कि किस पे ज्यादा काम करें। मतलब अभी तक 3 मॉड्यूल हो चुके हैं, तो सर वो कंफ्यूजन ये नहीं अभी दूर हो रही। ये अब आपने जो सा ना वो खुद से डिसाइड करना है। अच्छा सर, मतलब ठीक है। पहले सारे मॉड्यूल एक दफा ले लें, फिर बाद में डिसाइड करें किस पे करना काम। हाँ जी। सही है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। सर अगर मजीद आप इस बारे में बता दें, मतलब कि 16-17 मॉड्यूल है, तो किस पे ज्यादा काम बेहतर रह सकता है, ताकि जिसका भी इंटरेस्ट जिस तरफ जा रहा होगा मजीद गाइड कर दे थोड़ा सा। देखिए ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना। अब ये भी है कि आपको खुद से फील होगा कि अच्छा आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सा है ना थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको खुद आइडिया होगा। सही, ठीक है सर, चलो थैंक यू सर। ठीक है जी ठीक है सर। जी, इसके अलावा यदि क्वेश्चन अगर नहीं है तो आज के सेशन को क्लोज कर दूं। चलें ठीक है, ओके जी, फिर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। टाइम यार मेरे प्यारे भाई अभी जो सा है ना वो 4 से 6 ही ठीक है, क्योंकि बस यही तो आखिरी सेशन है, उसके बाद तो वैसे ही टाइमिंग चेंज हो जाएगी।